मोस्ट वेलकम। आओ। ये हमेशा शर्माते रहते हैं यार। जय श्री राम। मजा आया? आप लोग बेटा उसी राह में निकले हैं, उसी राह में ना। आप भी एक दिन इस मुकाम पे पहुंचेंगे। थैंक यू सबको, इतना तहे दिल से स्वागत करने के लिए थैंक यू। ये है नंदिनी साहू, डिप्टी कलेक्टर। श्वेता कश्यप, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राइबल। अभिषेक चंद्राकर, जीएसटी कमिश्नर। काम करेगा तुम लोगों का ये सब। हाँ, पहचाने लोग काम आएंगे लोग। रावेश सिन्हा है ना, नायब तहसीलदार। एक है ज्यादा जरूरत पड़ी। हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज, हेलो प्लीज। अरे फोटो वाला यार। अरे आना वो अनिता, वो मोरो में लगा दे। इनको भी लगाओ सर लोगों को। अरे बच्चों की उपलब्धि का मजा बाप लोग भी तो लेंगे। हाँ, समझ गए। तुमसे ज्यादा खुशी भैया हमको है। थैंक यू थैंक यू। प्लीज दीजिए, हो गया। आइए, खड़े खड़े ना। रुक जाओ भैया, रुक जाओ। आइए, क्या आओ, आया। फोटो को वायरल करना। हाँ, फोटो खींचते आप मोबाइल में रखे रहता, देखना यार। हाँ, ठीक है। बैठो प्लीज, बैठिए। अब बढ़िया से देखो भाई, अब बढ़िया मजा कि आप लोग जो है ना, चारों बहुत अनुभव लेकर के, बहुत संघर्ष करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं। और स्वागत हो गया आपका, सब चीज हो गया। अब थोड़ा सा देखिए, सिर्फ पढ़ते रहने से सब चीज मिल जाता है ऐसा नहीं है। थोड़ा हमको अनुभव की उस यात्रा में कैसे आपका कठिनाइयां आया, किस प्रकार का हमको आपका किस प्रकार का रास्ता अपनाना चाहिए, आदि बातों को हमको जानना भी चाहिए। क्योंकि चारों आपका ऐसे ही नहीं पहुंच गया उस जगह पर। बहुत सारी चीजों को आपको इस रास्ते में चलते हुए संघर्ष किए हैं, कई आपका बार निराश भी हुए हैं, है ना। तो ऐसे पलों में इन्होंने कैसे आपका अपने आप को खड़ी रखा, आदि बातों को देखो, ये सीखने की जरूरत है डियर। आप सबकी अभी 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 बहुत सारे बच्चे अंडर ग्रेजुएट हैं, अभी काफी लंबे समय बच्चे आप लोगों का आपके अपीयर होने में। इन समयों को हम कैसे अपने आप में आपका खड़ी रखें और पूरी हौसला के साथ आपका इस यात्रा के लिए अपने आप को संजो कर बना के रखें। आप ऐसे चीजों को इनसे पूछे, क्योंकि कल अधिकारी बन जाएंगे ना लोग, फिर भुर्र से निकल जाएंगे ना, पहुंचाने के लिए टाइम भी नहीं देंगे लोग। समझ रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा आप लोग आए हैं, निश्चित रूप से हम तो क्लास कर भी ले लेंगे। मैं अभी जितना समय बचेगा उतना देर के लिए क्लास लूंगा भी, है ना। बढ़िया में जाके ना उजुल फुजुल बात नहीं करना है यार। बहुत समय को आप लोग गंवाते हैं, क्योंकि इनका समय हमको बार बार नहीं मिलेगा। अभी आप ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद इनको खोजने से नहीं मिलेंगे लोग। तो थोड़ा सा माइक वाले दोनों कहां हैं आप लोग? एक और कहां है? हाँ, माइक पकड़ दो, दोनों पकड़िए, दोनों। ये स्थल थोड़ा कर देता।
नहीं तो हम उल्टा अव्यवस्थित कर देते हैं, है ना। एक माइक वाले इधर रहो, एक माइक वाले आप इधर रहिए, और ये चारों से आप लोग बढ़िया मजा के आपका इन समयों के बारे में थोड़ा सा अपने कैसे आप देखो, हमारा पैटर्न वही है, रास्ता वही है, सब चीज वही है, थोड़ा सा बढ़िया मजा के सही मायने में आप लोगों को जो आपका दिक्कतें फील हो रहा है। बहुत सारे बच्चे भी हम लोग यहां से क्लास से निकलते हैं, सर 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 मैं कैसे करूं, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है। डायरेक्ट पूछिए ना, इनके सामने वैसा समय नहीं आया होगा, ऐसा बात तो नहीं है ना। ठीक है, ओके। अरे हेमंत बाबू, हाँ, मैं वही में जगह को देखो, वहां से देख रहा हूं ना, कुछ भी शादी ब्याह कब कर रहे हो ऐसा पूछते हो आप लोग। महादशा है भाई। हाँ जी सर, है ना। तो हम जाधन, ये दीक्षित हम जाधन। अब आप लोगों का दौर शुरू होता है, बढ़िया से देखो, समय बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं ना, आधा घंटा ईमानदारी के साथ इनको निचोड़ के पूछिए, और इनका कर्तव्य ही आप लोगों को सही गाइड करें। ओके, ठीक है, ठीक है। जो ला पूछिए, जिससे पूछिए, सही मायने में हम मतलब कुछ बड़े बड़े अभी सबला बड़े बड़े आदर्श की बातें नहीं करना है अभिषेक। नहीं नहीं, होता है ना भाई, क्या है देखो कि बनने के बाद ऐसा होता है कि हम आपका भूल जाते हैं। हमको सही मायने में आपका क्या अपना नई संघर्ष में क्या क्या देखा समझा, क्या क्या चीज हमको पढ़ना चाहिए, आदि बातों के बारे में बहुत सटीक ढंग से आप लोग थोड़ा सा बताइए, गाइड कीजिए इनको। ठीक है, ये तो कर्तव्य है। ठीक है, आओ बढ़िया मजा की निसंकोच होकर के। ऐसा लग रहा है तुम लोग चेहरा देख करके, अरे बेटा अब तुम लोग बन चुके हो, आप यहाँ के लायक हो चुके हो, अब सदा दिन आप लोगों को ये सब आपका मंच को अपना को करना, हैंडल करना है। ठीक है विजय, ये देख माइक है, दोनों माइक पकड़े हैं आपका। इधर बच्चे लोगों से जैसा भी आप पूछते हैं, ज्यादा समय खराब नहीं करना है, एकदम सटीक प्रश्न पूछिए। पूछने के बाद जो भी आपका आंसर दे दिए उसके बाद दूसरा पूछिए। एक ही जने 5 मिनट तक माइक को मैं देखा हूं इसलिए बोल रहा हूं ना, समय खराब करते हो आप लोग, है ना। ओके, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को। मेरा नाम श्वेता कश्यप है, मैं मुंगेली से हूँ, और ये छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा में मेरा 5वां प्रयास था। इससे पहले मेरा 2 प्री क्लियर नहीं हो पाया था, और उसके बाद फिर मैंने 2021, 2022 और 2023 में लगातार इंटरव्यू दिया है, और 2023 में मेरा 12वां रैंक है छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा में, और मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राइबल का पोस्ट मिला है। और ये जो आप क्लासरूम में बैठे हैं, कभी मैं वहां बैठी थी, और मैं सेम इसी रो में बैठती थी जहां सर कैमरा घुमा के ऐसे पूछते थे, और शायद नाम सर को याद नहीं रहता, पर सरनेम आप लोग देखे होंगे, सबका सरनेम याद रहता है। जैसे मेरे को भी सर कश्यप ही बोलते थे, तो इसलिए अभी भी जैसे भावना बोल डाले सर, तो उसमें कहीं ना कहीं कश्यप उनको याद था, तो सर अभी भी जैसे देखते हैं, कभी जैसे मॉक दी थी मैम, तो कश्यप ही बोलते थे। तो आप लोग जहां बैठे थे, हम लोग भी कभी वहीं थे, और इतने स्ट्रगल और सर लोग के सभी सहयोग से हम लोग यहाँ पे आज बैठ पाए हैं, और आप लोग भी जल्दी यहाँ पे बैठेंगे। तो सबको प्री के लिए भी ऑल द बेस्ट सभी को। और ये बोलना चाहूंगी कि जैसे मैं जब कॉलेज से आई थी, मैंने कॉलेज के बाद से 2019 में मैंने तैयारी चालू की, और मैंने सबसे पहले यही पटेल ट्यूटोरियल से ही मैंने प्री और मेंस दोनों की क्लासेस की हैं। तो लगातार जैसे सर लोग का सहयोग मिला, और शुरू में जब मैं आई थी तो मैं ब्लैंक थी पूरा, मतलब कोरा एक कागज रहता है बोलना चाहिए। कॉलेज के बाद जैसे आई थी तो मेरे को यहाँ तक बोलना चाहिए जिला वगैरह भी नहीं था, शायद किसी को भी नहीं रहता, क्योंकि हमारा जो कोर्स वगैरह है हम लोग अलग पढ़ते हैं कॉलेज में। और जब हम यहाँ आते हैं तब हम पूरे छत्तीसगढ़, इंडिया या इंटरनेशनल जो भी चीजें रहती है, जो अवेयर की चीजें हैं, करेंट अफेयर से लेकर हर चीज, तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, हमको नॉलेज होते जाता है। हम एक संसद के बारे में भी नहीं जानते, शायद आप लोग भी यही मतलब उसमें फॉलो किए हैं, क्योंकि संसद क्या होता है ऐसे पूछने से भी नहीं जानते थे। पर यहाँ पे एक जो छोटा पौधा था बोलना चाहिए, जैसे मैं एक आज विशाल वृक्ष और यहाँ तक पहुंच पाई, उसमें कहीं ना कहीं पूरे तरीके से बोलना चाहिए पटेल ट्यूटोरियल, डीसी पटेल सर और पूरी टीम उनका योगदान है। तो मैं सबसे पहले सर को थैंक्स बोलना चाहूंगी, पूरे पटेल ट्यूटोरियल को थैंक बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैंने भी एक जर्नी को देखा है धीरे धीरे करके, सर लोग के सहयोग से मॉक प्री वगैरह सब में सहयोग मिलते गया, और मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ। तो आप लोग भी धीरे धीरे पढ़िए,
जो भी कठिनाई होती है सर लोग से पूछिए। और जो मेंस वगैरह की क्लासेस है, नोट्स बहुत काम आता है, क्योंकि मैं बोलना चाहूंगी अभी 2023 में सर साइंस वाले सब्जेक्ट में मेरे को श्रीकांत सर के नोट्स काम आए थे साइंस में। सर अच्छा ही बनवाते हैं, आप लोग के पास भी होंगी कॉपी। तो जितने भी साइंस के जो नोट्स हैं वो काफी क्वेश्चंस में आया था अभी। और कई लोग ऐसे फ्रेंड लोग बोल रहे थे कि मेरे से लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, आप लोग के में भी होगा, पढ़े होंगे अगर तो वो भी काम आया। तो वो नोट्स भी काफी काम आते हैं। ज्योग्राफी में जो मैपिंग वाली चीजें हैं वो यहाँ से स्ट्रांग हो जाएगी आप लोग की। तो ज्योग्राफी के लिए है सर लोग की, मैथ में सर अभिजीत सर की क्लासेस, दीक्षित सर की जो संविधान है ना, वो सब की क्लासेस तो काफी बेनिफिशियल मतलब रही है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग भी लगातार पढ़िए और डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि टाइम थोड़ा सा लग सकता है, किसी को जल्दी किसी को देरी से, बट एक न एक दिन आपको सफलता मिलेगी। जैसे हम लोग आज चारों यहाँ पे बैठे हैं, यही कि हम लोग मतलब कोचिंग करे हुए हैं चारों ही, तो आप लोग भी इस जगह को पार करें और काफी जल्दी ही आएंगे यहाँ पे। तो मैं सबको एक बार फिर से थैंक यू बोलूंगी और लगातार संघर्ष करते रहिए, धैर्य बनाइए रखिए, है ना, यही बोलना चाहूंगी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नंदिनी साहू है और राज्य सेवा परीक्षा में ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। फर्स्ट जो प्रीलिम्स है 21 में मैंने दिया था, जो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। और सेकंड जो अटेम्प्ट है उसमें मेरा 182 रैंक आया था। और ये मेरा तीसरा प्रयास है जिसमें मैंने 5वां रैंक हासिल किया है और डिप्टी कलेक्टर के पद पर मैं चयनित हुई हूँ। थैंक यू। मेरी जो जर्नी है वो 2019 में मैंने स्टार्ट की थी। तो जब मैं मतलब 10 जून 2019 मुझे याद है, मैं पटेल ट्यूटोरियल आई थी और यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट क्लास है वो हिंदी का क्लास तिवारी सर ने लिया हुआ था उस दिन। तो ये उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे यहीं से करना है। और मुझे तो कुछ भी जानकारी नहीं थी कि सीजीपीएससी में होता क्या है, कैसे इसका सिलेबस क्या है, कुछ भी नहीं। मैं उस समय पूरी ब्लैंक थी और मेरा जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करने का जो श्रेय है वो पूरा पूरा पटेल ट्यूटोरियल का है। और शायद इसी के कारण ही मैं जो आगे की मेरी जर्नी है वो मेरा अच्छे से रहा और मेरा जो मेंस है उसको मैंने अच्छे से कर पाया। और जैसे यहाँ पे पटेल सर हैं, तिवारी सर हैं, तो और दीक्षित सर हैं, सभी ने इतना बेसिक से लेकर के जो हमें ऊपर वो उठाते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है हमारे मतलब लाइफ में, सीजीपीएससी में। और अप्स एंड डाउन्स की मैं बात करूं तो सभी के लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में आए हैं, हम चारों की लाइफ में आए हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो एक बार में निकाल लिया हो। वो लोग बहुत लकी होते हैं जो कहते हैं कि एक बार में निकाल लिया, शायद उनके पास अधिक गाइडेंस रही है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कहीं पर भी डाउट आता है तो अभी हम सभी हैं आप लोगों को रिजॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम से। और आप सभी को प्रीलिम्स के लिए शुभकामनाएं। आने वाली प्रीलिम्स आप अच्छे से दीजिए। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम रविंद्र सिन्हा है। यह मेरा सीजीपीएससी में 5वां अटेम्प्ट था जिसमें 48 रैंक रहा। 4 बार मैं मेंस दिया हूं और पिछला जो 2022 पीएससी था उसमें मेरा 327 रैंक रहा और इस बार 48 रैंक था। 12 मई 2016 को मैं पटेल ट्यूटोरियल ज्वाइन किया था। स्टार्टिंग में मैं पहला क्लास में तो पीछे बैठा था और अभिजीत सर की क्लास थी। उसके बाद दूसरा दिन मेरे को लगा कि सामने बैठना ठीक लगा, मतलब हर किसी का अलग अलग रह सकता है, तो फिर मैं दूसरे रो में बैठा था। तो पटेल सर फिर उस दिन कुछ पूछे, शायद वो साउथ अमेरिका महाद्वीप से रिलेटेड था। अब ऐसा मतलब स्टार्टिंग जैसे मैं बताऊं तो 10वीं में मेरा रहा 60%, 12वीं में सेकंड डिवीजन रहा और फर्स्ट ईयर भी मैं फेल होके आया था। हाँ, तो फिर मतलब मैं पटवारी भी नहीं सोच सकता था, ऐसा था मेरा। तो पटेल सर पूछे, 2-4 लोगों को पूछे लाइन से, तो उन लोग नहीं बताएं। और जैसे ये था कि यहाँ कोई आईआईटी करके आए हैं, कोई और कुछ ऐसे रहता था, तो मैं तो मतलब अपने आप को बहुत कम समझता था, लेकिन मैंने उस दिन जवाब दिया। उसके बाद फिर मैं ये वाले इस सीट में ही बैठता था डेली। मतलब मैं अगर 7 बजे सुबह क्लास रहता था और मैं तो 6:30 बजे आ जाता था, लेकिन मैं 7:15 में भी आऊं तब भी ये सीट मेरे लिए खाली रहता था, ऐसा था क्योंकि कोई यहाँ नहीं बैठते थे। और धीरे धीरे फिर पटेल सर डेली पूछते थे मेरे से, फिर यहाँ भी आके मैं जवाब देता था। तो मैप जो मैं सर से पढ़ा हूँ स्टार्टिंग में, वो आज भी
मेरे को रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 8 साल हो गया है आज। और एक टाइम में फिर तो पटेल सर ऐसा कि सिन्हा तू बताया मत कर बेटा, तू बैठे रहा कर, तेरे को पता है, मतलब मेरे को मालूम है कि तू बता लेगा, एक काम कर तू या माइक ले और किसी को भी दे दे, ऐसा हो गया। हिंदी वाला जो पेपर रहा, फर्स्ट पेपर का इस बार बहुत रोल था, तो हिंदी वाले पेपर में मेरे को पिछले साल भी 118.5 नंबर मिला था और इस बार भी मेरा 117 है। तो तिवारी सर से मैं जो हिंदी छत्तीसगढ़ी पढ़ा हूँ उसका बहुत मतलब योगदान था मेरी सफलता में। मैथ्स का जो रीजनिंग वाला पार्ट में पढ़ा था अभिजीत सर से, मैथ्स मेरा ऐसा था कि मैं जब मैं यहाँ आया था तो मेरे को पक्षांतर करना, a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला का भी पता नहीं था। लेकिन जहां तक मेरे को लगता है कि जैसे नंदिनी का भी अभी चौथा पेपर में 97 नंबर है और मेरा जबकि वो बहुत ज्यादा वीक था फिर भी मेरा 111 नंबर है उसमें, तो तो कहीं ना कहीं यहाँ जो श्रीकांत सर का और अभिजीत सर का उसमें योगदान रहा है। दीक्षित सर का ऐसा है संविधान में स्टार्टिंग में मतलब सर जो पढ़ाए, मतलब मेरे को तो कुछ आइडिया था ही नहीं, तो बहुत ज्यादा बेसिक से सर पढ़ाए थे और आंसर राइटिंग में भी दीक्षित सर का, पटेल सर का बहुत योगदान रहा। मतलब मार्केट में मैं एक चीज सुनता हूँ यहाँ के लिए कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है करके, लेकिन मैं ये सोचता हूँ सिलेबस तो बुक में है ही, उसको और क्या, कई लोग बुक को देखते हैं और उसको ही पढ़ा देते हैं। मैं ये देखता हूँ कि आपको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, ये चीज मैं यहाँ पटेल सर मेरे को जो बताए हैं, इसी कारण मेरा प्री पहले अटेम्प्ट में ही, फेल होने के बाद भी मैं आया था फिर भी मैं पहले अटेम्प्ट में ही प्री क्लियर कर लिया था। 10 नंबर एक्स्ट्रा था मेरा कट ऑफ मार्क्स से। और सेकंड अटेम्प्ट में मेरी ही कमजोरी थी, मैं कोरोना के कारण घर चले गया, फिर लगातार मेरा 3 बार फिर से प्री क्लियर हुआ और इस बार पोस्ट मिला ही है। और फिर अभिजीत सर का तो योगदान रहा ही है, सबसे ज्यादा मतलब पटेल सर का जो योगदान रहा, क्योंकि कई बार ऐसे होता था कि यहाँ जैसे इतने बच्चे हैं, इससे भी ज्यादा भीड़ रहता था पहले तो एक जने भी हाथ नहीं उठाते थे, और मैं जब हाथ उठाता था ना तो उस टाइम से मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, डिप्टी कलेक्टर तो बनना ही है। और पटेल सर बोले भी थे कि बेटा तू डिप्टी कलेक्टर पक्का ले रहा है, अभी तो मैं रुकूंगा ही नहीं, आज ही फॉर्म भर के आया हूँ फिर से। तो नंदनी का तो हो गया, उनका तो डिप्टी कलेक्टर मिल गया है। हाँ तो प्रीलिम्स 2 महीना बचा है, आप लोगों को भी अग्रिम शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप लोग नेक्स्ट ईयर यहाँ बैठे और आपने जो यहाँ बैठने वाले हैं उनको आप मोटिवेट करें। थैंक यू। मेरा नाम अभिषेक चंद्राकर है। इस बार की सीजीपीएससी की परीक्षा में मुझे 22वां रैंक मिला है और स्टेक असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी की पोस्ट अलॉट हुई है मुझे। और बाकी लोगों के अटेम्प्ट से मेरे एक अटेम्प्ट ज्यादा है, 6 अटेम्प्ट है मेरे टोटल। और इस बार मेरा तीसरा मेंस था। शुरुआती 3 प्रयासों में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद मेंस क्लियर नहीं हुआ। और फिर उसके बाद अभी फाइनली मुझे पोस्ट अलॉट हुई। तो ये जो माइक है ना, जिसको आज मैं पकड़ के आप लोगों के लिए कुछ बोल पा रहा हूँ, और उसको माइक को पकड़ के पहले हम वहां बैठ के आंसर बोलते थे कि हाँ ये आंसर आप बताइए, ये उत्तर आप बताइए। तो जर्नी रही है, काफी लंबी जर्नी रही है मेरी। और उस खंबे के पीछे बैठता ताकि कोई टीचर ना देखे मेरे को करके। और लेकिन कैमरा था और पटेल सर की आंखों से कौन बच सकता है। तो ऐसा रहा है। और एक तरह से कहूंगा कि जो जर्नी है उसमें पेशेंस आप रखिए, परसिवरेंस रखिए, दृढ़ता रखिए कि आप जो कर रहे हैं उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। ये सब चीजें तो ठीक है, हम बोल देते हैं आइडियली, लेकिन जब रियलिस्टिक फेस आता है तो उसको फेस कर पाना मुश्किल रहता है। तो आप एक बार के लिए याद रखिए कि हम में से कोई भी आसानी से नहीं पहुंचा है यहाँ पे, थोड़ा सा संघर्ष लगता ही है। तो बस आपको खड़े रहना है, वहां पे डटे रहना है। और एक चीज मैं ये कहूंगा कि जैसे एक काफी फेमस डायलॉग है मूवीज का कि बोलते हैं ना कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी चीजें, कायनात पूरी आपकी सहायता करती है। लेकिन आप एक बात याद रखिए, अगर कायनात भी आपके विपक्ष में हो ना तो बस आप खड़े रहिए। अगर सारी चीजें निगेटिव हो रही हैं, अगर आपका उस पेपर के दिन नींद नहीं हो रहा है या और भी सारी चीजें, तब भी बस आप खड़े रहिए, आप काफी हैं कायनात से लड़ने के लिए। इस बात को याद रखिए, ठीक है। तो और अब
सर लोगों का योगदान जो है वो काफी रहा है, चाहे लैंग्वेज पेपर से अगर शुरू करें, जैसे पेपर वाइज मैं बताऊं तो तिवारी सर वन ऑफ द बेस्ट टीचर रहे हैं वो, नो डाउट। और हिंदी से लेकर के जो इतिहास उनका सब्जेक्ट रहा है, काफी मोटिवेटिंग है। और काफी जो चीजें बताते हैं डायरेक्ट चीजें उनसे पूछी जाती है। पर्यायवाची हम पढ़ते थे और काफी सारे सब्जेक्ट। फिर दीक्षित सर जैसे रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और संविधान था, पेपर 7 उनसे पूरे क्वेश्चन उनके कॉपी से आ जाते थे। और ऐसे सारे पटेल सर का के बारे में मैं क्या ही बोलूं, मैं 1 घंटा लगातार बोलता रहूं तो भी कम पड़ जाएंगे शब्द फिर। और अभिजीत सर का जैसे रहा है कि रीजनिंग और मैथ्स का वेटेज भले 50 नंबर हो गया, लेकिन आप याद रखिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एक आदमी 40-45 लाएगा और एक आदमी 20 लाएगा। 20-25 नंबर का डिफरेंस, मैथ्स का डिफरेंस थ्योरी पेपर नहीं पाट सकता। तो इसलिए मैथ्स आप स्ट्रांग करके रखिए अपने। मेरा भी भले स्ट्रांग नहीं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं मैं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप स्ट्रांग करके रखिए। और जो स्कोरिंग पेपर है जनरली जैसे 1 to 4 है तो उसमें स्कोर होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप थ्योरी में स्कोर कर सकते हैं, जैसे इस बार मेरा मेंस का स्कोर देखेंगे तो 1 to 4 में एवरेज मार्किंग है, थ्योरी में भी एवरेज है। आप सारे सब्जेक्ट को कवर करते हुए चलिए, और आपको अगर लगता है कि हाँ आप इसमें स्कोर कर सकते हैं तो बिल्कुल आप हिस्ट्री पेपर 3 पेपर 5 में भी स्कोर करेंगे और वो कवर कर लेगा। किसी भी सब्जेक्ट को छोटा या किसी भी सब्जेक्ट को नॉन स्कोरिंग ऐसा मत कीजिए, लेकिन हाँ उनके वेटेज के हिसाब से उसको पढ़िए। और आप लोगों का भी बहुत बहुत थैंक यू, इतना ग्रैंड वेलकम, इतनी उत्सुकता के लिए थैंक यू सो मच। और पूरी पटेल ट्यूटोरियल्स की टीम को थैंक यू, सारे फैकल्टीज का काफी सहयोग रहा। ना सिर्फ आप लोग भी जानते होंगे कि फाइनेंशियली भी अगर कोई बच्चा वो होता है तो उसके लिए भी सर सहायता करते हैं। इवन राव सर से आप जाके बात करो तो वो कंसेशन, वो सारी चीजें अब बोलने वाली बात नहीं है, आप लोग सब उस चीजों को जानते ही होंगे। तो थैंक यू सो मच। और हाँ एक चीज है कि जैसे टीचर्स का जो योगदान, और मैं एक शब्द में सोचता हूँ कि शिक्षक अपने आप में साधारण नहीं होता, वो सम्राटों का सृजन करता है। तो हम तो फिर भी ऑफिसर ही हैं, तो इसलिए। और आप लोगों के कुछ डाउट होंगे तो आप बताइए, हम प्रयास करेंगे कि उसको सॉल्व कर सकें। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी प्रीलिम्स को लेकर बस 2 ही मंथ बचा है, तो हम इस टाइम में कुछ और नया सब्जेक्ट जो हमारे पास पढ़ने को है उसको पढ़ना चाहिए कि जो हम पढ़ चुके हैं उसको बार बार रिवीजन करना चाहिए? देखिए 2 महीना बचा हुआ है प्रीलिम्स को लेके, तो आप मेंस तो पढ़ी ही हैं इतने दिन से, है ना। तो अभी जो मेजर सब्जेक्ट इनका वेटेज ज्यादा है, क्या है ना कि मेंस थोड़ा अलग हो जाता है और प्री थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं मेंस में ओवरऑल 7 पेपर है और प्री में क्या है कि 4-6-7 सब्जेक्ट को लेके भी प्री निकल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं बाकी पेपर का भी योगदान रहता है, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं ना जो डायरेक्ट मेंस से रहते हैं। तो आपको तो मेंस के जो पढ़ा हुआ चीज है उसमें तो आपको बेनिफिट मिलेगा प्री में, लेकिन जो इनका वेटेज ज्यादा, जैसे छत्तीसगढ़ जीएस है, हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है, करंट अफेयर है और सी सेट, तो ये तो जैसे पेपर 1 और पेपर 4 के जो है पेपर, वो आपको बेनिफिट देगा ही। तो आपको ज्यादा से ज्यादा जिनका वेटेज है, जैसे कि करंट अफेयर आपको डेली अपडेट होना है अभी के फिलहाल जो 4-5 महीने हैं, उसका तो पूरा पढ़ना है। बाकी आप जनवरी से पढ़ते ही आ रही होंगी, लगातार नोट्स बनाए होंगे या आप किसी भी प्रकार के मैगजीन को फॉलो करते हैं तो आपको पढ़ना ही है। बाकी ना करंट अफेयर जैसे एवरेज अगर देखा जाए हर सब्जेक्ट को मिला के, क्योंकि आजकल करंट ओरिएंटेड रहता है पेपर, हमारे जो स्टैटिक पेपर है जैसे उसको भी कहीं ना कहीं करंट से लिंक किया जा रहा है, तो आप करंट तो डेली पढ़ते हैं तो उसका वेटेज काफी ज्यादा है। बाकी जो छत्तीसगढ़ जीएस है, सर तो अच्छे से करवाते हैं, मैप जो मैप है वो रामबाण है बोलना चाहिए, क्योंकि आप हर चीज मैप से पढ़ने लगते हैं। तो छत्तीसगढ़ जीएस तो सर अच्छे से करवाते ही हैं, हिस्ट्री के लिए सर तिवारी सर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन दीक्षित सर इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, और फिर सी सेट में जैसे मैथ्स है तो रीजनिंग मैथ्स वो तो आपका एवरेज है ही, और हर चीज में अभिजीत सर अच्छा करवा रहे हैं। तो आप इन जो पेपर है उसको आप एकदम अच्छे से पढ़िए रिवीजन के साथ, तो आपका प्री निकलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 99% बढ़ ही जाता है। 1% की गारंटी तो इससे राज्य सेवा परीक्षा कोई ले ही नहीं सकता। देखे हैं पेपर का जैसे रहता है पैटर्न, है ना, बदलते रहता है, तो आपको सब चीज के लिए तैयार होना है। जैसे स्टैटिक हो सकते हैं जिसमें 1 लाइनर फैक्ट होते हैं, कभी स्टेटमेंट वाले आते हैं, जैसे यूपीएससी लेवल के कभी बार जैसे 21 का था 2021 का पेपर वो वैसा था, अभी 2023 का क्या था, फैक्चुअल थे क्वेश्चन। तो आप मिक्स करके पढ़िए और आपको जो मेंस पढ़े होंगे आप उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप रिवीजन करते रहिए ज्यादा से ज्यादा जिनका वेटेज ज्यादा है ना। थैंक यू मैम। वेलकम। हेलो मैम, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। और मेरा क्वेश्चन है कि जैसे 1 डे एग्जाम होता है, जैसे
मतलब व्यापम के हो गए, एसआई वगैरह, उसमें हम लोग ध्यान देने लग जाते हैं। तो उसमें मैं बोलना चाहूंगी उसमें ध्यान देना चाहिए या नहीं, इस टाइप से। या फिर जैसे मैंने सिर्फ मतलब बीएससी किया है और बीएड कुछ किया नहीं है और ऑप्शन नहीं है, तो मैं उसको पूछना चाहूंगी कि क्या ऑप्शन रखना चाहिए, जैसे बीएड क्यों कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे आता है मन में ख्याल, तो मैं इसके बारे में आपको पूछना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैंने अभी तक कोई भी व्यापम का एग्जाम नहीं दिया है और ना ही मैंने बीएड किया है, डीएड किया है, कुछ भी नहीं। तो मैं इसके लिए मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अभी सीजीपीएससी जो है वो काफी ज्यादा अनसर्टेन है। तो आप अगर मैनेज कर पाते हैं अपने नेचर के अकॉर्डिंग, आप किसी भी टॉपर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपना पाथ बनाना होगा। आप देखिए कि आप दोनों साइड मैनेज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और अगर आप कर पा रहे हैं तो आप प्लीज करिए, और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो एक ही चीज पे फोकस करिए, जैसे मैंने किया था। मैं मतलब मेरे साथ ऐसा था कि अगर मैं किसी दूसरे पेपर को ध्यान देती हूँ, जैसे अगर व्यापम है, तो मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए मैंने नहीं किया है। और सर आप लोग ने किया? मैं वनडे दिलाता था, लेकिन ऐसा है कि जिसमें पीएससी के प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट हैं और जो व्यापम के सब्जेक्ट हैं वो मैच करता था ना, जो वही वनडे में देता था। बाकी जिसमें 20 क्वेश्चन भी अगर अलग है व्यापम में तो वो मैं नहीं देता था। जैसे कि अभी मैं हॉस्टल वार्डन दिया था तो कंप्यूटर उसमें इस कारण पढ़ा क्योंकि पीएससी में भी वो मैच कर रहा था, मैथ से भी था। तो बाल मनोविज्ञान ही 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो रहा था, तो मैं इस कारण हॉस्टल वार्डन दिया था। बाकी जैसे कुछ और एग्जाम होते हैं ना तो उसमें बहुत ज्यादा अलग रहता है तो वो मैं नहीं देता हूँ। देखिए, मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि जैसे ना वनडे एग्जाम है, आपका मेन टारगेट क्या है? आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है ना। तो अगर आपके यहाँ किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है शादी को लेके, फाइनेंशियल कंडीशन जैसे पेरेंट्स की ये कैसी है, उस पर मैटर करता है कि हम वनडे एग्जाम दे ना दे, या तो टाइम लग रहा है हो सकता है थोड़ा सा, तो हम एक ही चीज पे फोकस करें, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल क्या है? डिप्टी कलेक्टर बनना है ना। तो किसी प्रकार का अगर दबाव ना हो तो आप पढ़िए। अगर आप सीजीपीएससी के सिलेबस को अच्छे से कवर करें, मतलब मेंस भी अच्छे से पढ़े और जितनी भी चीजें हैं उसको कवर करें, तो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद ना आपका पेपर निकलते जाता है, चाहे पेपर कैसा भी हो। और एक पे फोकस करने से ना आपकी जो सक्सेस रेट है बोलना चाहिए वो बढ़ जाता है। तो अगर आपके पास किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है तो मैं यही बोलना चाहूंगी किसी एक चीज पे फोकस करिए, क्योंकि जब हम व्यापम भी जैसे है तो कहीं ना कहीं हमारा ना वो अलग हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें वेटेज ज्यादा है, किसी चीज का मैथ का ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा कम है, तो आप फिर बैलेंस नहीं कर पाएंगी। कहीं ना कहीं आप डाइवर्ट होंगी कि मेरे को ये भी करना है क्या, ये भी करना है, फिर ऐसा होता है कि आपका कोई भी पेपर नहीं निकलते जाता है। तो मैं बोलना चाहूंगी कि अगर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है ना तो आप एक चीज पे फोकस करिए, जो कि जल्दी आप फिर उसमें सक्सेस मतलब हासिल कर सकते हैं। ठीक है। गुड इवनिंग सर, मैम। मेरा सवाल था कि मेंस का पेपर और इंटरव्यू का भी आपका क्वेश्चन था कि आपको क्या कैसे प्रिपेयर थे आप इंटरव्यू के लिए। और सबसे जरूरी बात कि स्किल्स मैटर करता है क्या मेंस के लिए, प्री के लिए भी। और जैसे आप चारों ने भी जो भी पेपर अभी जैसे भी लिखा था उसके लिए आप अलग अलग अपना मतलब स्किल डेवलप किया था, या उसी जैसे हमको नोट बनाया जाता है, नोट से हम लोग 3-3 बार 4-4 बार लिख रहे हैं फिर भी हमको मतलब वो स्किल नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग का जो 4 साल 5 साल का जो निचोड़ है उसको बता पाए तो सही रहेगा। प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है हमको। प्री में मैं बात करूं तो आपको ज्यादा से ज्यादा फैक्ट याद करना है, कॉन्सेप्ट याद करना है और उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करना है, घर पे बैठ के एमसीक्यू लगाना है। और इसके पहले जब हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम उसका पीवाईक्यू देख लें कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये हो गया प्री के लिए। और मेंस के लिए बात करें तो मुझे लगता है कि मेंस जो है वो कंप्लीट हमारा स्किल से निकलता है। मैटर ये नहीं करता कि आपके पास कितने फैक्ट हैं, आपको कितनी जानकारी है, क्योंकि हमारा जो सीजीपीएससी का एग्जाम है वो एक स्पेस बाउंड हमको मिलता है, टाइम बाउंड और स्पेस बाउंड एग्जाम है हमारा। तो आपको वहां पे जो चेकर्स होते हैं वो आपको नहीं जानते हैं, या किसी टॉपर्स को नहीं जानते हैं, किसी को भी वो नहीं जानते हैं। वो जानते हैं कि आपका ये पेपर है,
अब वो आपके पेपर में क्यों रुकेंगे चेक करने के लिए, ये मैटर करता है। मैंने लास्ट ईयर जब लिखा था तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी कमियां की थी। फिर जब मैंने जो टॉपर्स हैं उनकी RTI देखा तो मैंने ये जाना कि वो उनके कॉपीज में मतलब जो चेकर है उनको क्या ऐसा मिल गया, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि वो क्यों वहां पे रुक रहे हैं, क्यों वहां पे 8 में 6 नंबर दे रहे हैं, 6.5 नंबर दे रहे हैं, 7 नंबर दे रहे हैं, आपको ये देखना होगा। तो इसके लिए आप कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे जो आपका 2 और 4 नंबर का क्वेश्चन है वहां पे आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है, जो पूछा वही लिखना है। 8 नंबर का प्रश्न, 10 नंबर का प्रश्न और 15 नंबर का प्रश्न, इन तीनों में आप क्या कर सकते हो, एक सैंडविच बना सकते हो। अगर हम देखें तो सैंडविच कैसा, ऊपर में आप एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे छोटा सा 1 लाइन का, नीचे आपका एक कंक्लूजन होगा छोटा सा, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं करना है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, और बीच में जो आपका बचा, ठीक है, वहां पे आपको मेन बॉडी में आपको ऐसा करना है, जैसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ दिया, मान लो इंडियन ज्योग्राफी का है, तो वहां पे आपको 8 और 10 का आएगा क्योंकि पार्ट 2 है, तो वहां पे आपको मैप बनाना है या फिर कोई फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। और बाकी जो बॉडी बचा वहां पे आप कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं। मतलब इस बार जो मैंने अलग किया वो यही था कि मैंने काफी ज्यादा क्रिएटिव करने की कोशिश की थी, क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसे थे कि जो मुझसे बनते नहीं थे, मैंने उसको पढ़ा नहीं है कभी इस टाइप का। तो चेकर को रोकना मेन उद्देश्य होना चाहिए, आपके आंसर पे वो क्यों रुकेगा जब आपने वहां पे बाकियों के आंसर से कुछ अलग किया है तब। अब तीसरा आता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए मेरा जो एक्सपीरियंस ये रहा है कि वो आपकी नॉलेज चेक नहीं करते हैं, करते होंगे थोड़ा बहुत, वो चेक करते हैं कि आप जब बैठे हैं वहां पे उनके सामने आप कितने कॉन्फिडेंट बैठे हैं। आपको नहीं पता आप कितने कॉन्फिडेंटली उनको सॉरी बोल रहे हैं, वो भी आपका जो सॉरी है उसमें रूडनेस नहीं दिखना चाहिए, उनको एक हम्बलनेस और एक काम जो पर्सनैलिटी होती है वो उनको दिखनी चाहिए। मुझे ये लगा है। और इसके साथ साथ आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी मैटर करता है, ऐसा मुझे लगा। और बाकी जो चीजें हैं वो जो 25 मिनट 22 मिनट या कभी कभी 10-12 मिनट में जैसे लास्ट ईयर निकाला गया था लोगों को, तो वो क्या ही टेस्ट कर लेंगे आपकी पूरी लाइफ को, आपकी पूरी पर्सनालिटी को क्या ही टेस्ट कर लेंगे। वो वहां पे बैठ के आपको वो आपके क्वेश्चन देने का जो तरीका है उसको वो देखते हैं कि आप कैसे दे पा रहे हो, आप कितने जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हो, ये देख पाते हैं वो। आप किस प्रकार किसी समस्या को देखते हैं, आप केवल समस्याओं को देखते हैं या उस समस्या का आप एक हल भी प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि ये मेरा अनुभव है, बाकियों का अलग अलग अनुभव हो सकता है इन तीनों स्टेज में आप। और ये भी कि आप अपना अलग पाथ बनाइए, आप सभी का सुनिए लेकिन करिए अपने मन की, जो आपको लगता है, जो आपके नेचर के अकॉर्डिंग है तीनों पार्ट में। थैंक यू। देखिए कि आपने जैसे बोला कि क्वेश्चंस मेरे से आंसर लिखा नहीं जा रहा है, तो हम लोग के साथ भी ऐसे ही होता था। फिर हम लोग लगातार प्रैक्टिस किए, टेस्ट दिए मेंस के, लगातार आंसर राइटिंग जब आप करते जाएंगे ना तो आप फिनिशिंग आते जाएगी। शुरू में हम लोग को भी जब लिखने दिए जाते थे, जैसे यहाँ पे तिवारी सर हिस्ट्री का देते थे, तो क्वेश्चन इतना 2 लाइन 4 लाइन का रहता था, एक पेज भर जाता था, समझ नहीं था, पूरा पेज खंगाल लिए, इसमें क्या लिखूं, आंसर स्टार्ट कैसे। सर लोग बोलते थे कि क्वेश्चन ये यहाँ से था, आप तो ऐसा लिख दिए हो। तो स्टार्टिंग में हम लोग के साथ भी होता था, सबके साथ होता है, आंसर लिखना किसी को नहीं आता है ना। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते जब आप ज्यादा लिखते जाएंगे तो आपके क्वेश्चन क्या होंगे कि आपको खुद समझ में आएगा कि एक बार जब पढ़ेंगे ना तो लगेगा कि क्वेश्चन पूछा तो ये था, मैंने ये लिख दिया है। तो उससे होगा क्या कि आप लगातार जब लिखते जाएंगे तो आपको उसमें वो होते जाएंगे कि हाँ ये नहीं, यहाँ फिर काटते जाएंगे आंसर, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आते जाती है। 1 साल 2 साल लिखते रहिए, वो प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको। हम लोग को भी जैसे साइंस वगैरह के केमिस्ट्री के सर क्वेश्चन देते थे, तो किसी भी क्वेश्चन पे एक लिखने दिए तो पहले तो एक पेज लिख लिए, फिर उसको फिर सॉर्ट करते थे, तो उसका 2-2 3-3 आंसर करते करते फिर वो एक मतलब स्ट्रॉन्ग आंसर तैयार होता था। तो वैसे करके आप प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट दीजिए मेंस के, काफी बेनिफिट मिलता है उससे, क्योंकि आप लिखना सीखते हैं, फिर उसके आपको नंबर देंगे तो उस हिसाब से आप फिर करेंगे कि अरे मैंने तो, या तो जो आपके मित्र होंगे जैसे आसपास फ्रेंड लोग, तो उनसे आप आंसर मिलाइए कि इसको इस क्वेश्चन में नंबर ज्यादा मिला है, इसको कम मिला है, तो कारण क्या था, क्वेश्चन पूछा ये गया था, मैंने लिखा ये है। तो ऐसा करते करते ना 4 जने 5 जने का आंसर जब दिखते जाएंगे आप, तो आपको खुद समझ में आएगा कि मेरे में ये कमियां हैं, मैंने मैप नहीं बनाया इसलिए मेरे को सर ने नंबर नहीं दिया, या तो पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, वो नहीं बनाया है ना। तो उस हिसाब से आपको डायग्राम ये सब पे फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका आंसर बेहतर होते जाएगा।
Hello. Good evening, respected sir and ma'am, and congratulations to all of you. Myself, Ashwani Kumar. मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अभी सर ने बताया था कि एक ऐसा फेज आएगा, जैसे अभी आने वाला एग्जाम, जैसे जैसे पास आएंगे माइंड में निगेटिव थॉट आने लगते हैं, इवन माइंड डाइवर्ट भी होता है, तो वो जो सिचुएशन रहता है उसको कैसे हैंडल करना रहता है। और एक और क्वेश्चन है, जैसे ऐसा लगता है जैसे जो इवन पढ़ लिए रहते हैं, लगता है कि इसको भूलते जा रहे हैं और उधर भी जाना चाहिए, तो ये चीज को कैसे हैंडल करना है। पहला क्वेश्चन जैसे आपने किया कि निगेटिव थॉट्स आते हैं वाला, तो मेरा तो ऐसा था कि जैसे निगेटिव थॉट्स कुछ आ रहा है तो मैं कुछ यूट्यूब वगैरह में कुछ फनी देख लेता था या फिर मूवी देखने चले जाता था। मतलब बहुत पास आ गया है, 10-15 दिन बचा है तो नहीं, बाकी जैसे ज्यादा दिन बचा है, जैसे 2 महीना जैसे 3 महीना बचा है, तो भले 3 घंटा जाए, लेकिन उसके बाद फिर आप एक एनर्जी के साथ पढ़ेंगे तो वो ज्यादा याद भी होगा आपको, और समय भी आपका बचेगा और आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका ये था ना कि पुराना पढ़ा हुआ भूला भूला लगता है ना? ये सबके साथ होता है, हम भी अपवाद नहीं है इसके, सबके साथ होता है। और ना आप याद रखिए, आपको भूला भूला लगेगा, लेकिन आप किसी एक प्रीवियस टेस्ट का कॉपी उठा के देख लीजिए, आप वो जब 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे ना, तो आप बिल्कुल उसको टिक कर देंगे। थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत आप भूलते हैं, आप लास्ट डे पे फिर रिविजन करेंगे, ये भी देखिए आपके पास समय बचा हुआ है अभी, उस पर रिविजन करेंगे तो चीजें फिर हो जाती हैं, उस पर उतना स्ट्रेस मत लीजिए, सबके साथ होता है और एकदम नॉर्मल है, कोई इसमें स्ट्रेस वाली बात नहीं। ओके सर, थैंक यू। सर मैं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिलासपुर में क्लर्क के पद पर हूँ। एक्चुअली इस शासकीय सेवा अवधि में पढ़ाई करना और शायद तैयारी करना और फिर वो ऑफिस का काम, ये मेंटेन करना वो ना बहुत मुश्किल जाता है, शायद आप समझ रहे होंगे। और दूसरी चीज, अगर हम लोग अभी एस्पिरेंट हैं, हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए हैं सर। एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग के मन में भी ये सवाल है कि हम लोग अपने टाइम को बांट बांट के वो विषय को कवर करें। जैसे अगर राजनीति चालू किया है तो उसको 2 महीने में मोटा मोटा पढ़ लें, उसके बाद फिर गणित को कवर कर लें। लेकिन हम लोग के दिमाग में ये चीज घूमती रहती है कि आखिरकार एक विषय को पढ़ा, फिर दूसरे में आया, फिर वो पहला विषय वो हल्का हल्का धुंधला होते गया। तो इस चीज को शायद आप अपने टाइम पे, अपने स्टार्टिंग के समय में और अपने प्राइम टाइम में मतलब अभी जब आप लोग निकाले हैं, तो उस टाइम में आप लोग कैसे उस चीज को मैनेज किए और किस तरीके से, मैं अपने समय को ऐसा, अगर आपके अनुभव से अगर कुछ समझ में आए तो मुझे मार्गदर्शन जरूर करें कि मैं किस तरीके से उसको पढ़ूं और कैसे तैयारी करूं। थैंक यू। अनफॉर्चुनेटली हम में से कोई भी पहले से पोस्टेड होकर तैयारी नहीं कर रहा है, तो आपके क्वेश्चंस का एकदम आंसर नहीं कर पाएंगे हम लोग, लेकिन फिर भी जैसे यूट्यूब में काफी ऐसे एस्पिरेंट है, इस बार मेरे ख्याल से रैंक 1-2 पहले से पोस्टेड लोग हैं, उनका आप एक बार इंटरव्यू जरूर देखिएगा। लेकिन फिर भी जैसे हमारे भी कुछ एक दोस्त हैं जो काफी हेक्टिक जॉब में थे, पटवारी थे, लेकिन उन लोगों ने अच्छा मेहनत किया और ये पोस्ट मिला, तो पॉसिबल तो है आप, लेकिन आपके अंदर का जो जुनून है वो होना चाहिए एग्जाम को पास करने के लिए। लेकिन सही बात है कि एक समय के बाद सारी चीजें डिक्लाइन करने लगती हैं, तो तब बस आपको फिर वहां पे अपना पेशेंस रखना है कि नहीं, जिस दिन के लिए जिस चीज के लिए आपने शुरुआत की थी उसको याद रखिए। और जनरली टाइम मैनेजमेंट का तो, क्योंकि हम लोग को तो पूरा 24 घंटा मिलता था, तो ऐसा एकदम एग्जैक्ट ये नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे आप सुबह उठ के अगर पढ़ सकते हैं, जैसे ऑफिस वर्क है तो उसके बाद का एक शेड्यूल होगा, उस पर आप देख सकते हैं। गुड इवनिंग मैम सर, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हम एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है उसका हम रिवाइज कैसे करें? आप लोग का स्ट्रेटेजी क्या था वीकली, कि उसको अदर सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते भी उसका रिवाइज करते थे वो कुछ? मेरा तो ऐसा है कि मैं सभी सब्जेक्ट को साथ लेके ही चलता था। जैसे यहाँ क्लास में भी कोई सब्जेक्ट 1 घंटे चलता है, जैसे सर क्लास ले रहे हैं तो मैं पूरे सब्जेक्ट को, जैसे कोई सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना तो उसको छोड़ देता था, बाकी डेली 1-1 घंटे सारे सब्जेक्ट के लिए मैं करता था। तो जैसे आपको जो इशू आया है वो तो नहीं आया है मेरे को, बाकी आप जो
वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे प्रीलिम्स में छत्तीसगढ़, उसके लिए आप 3 घंटा 4 घंटा तो निकाल ही दीजिए। और मेंस में पहला और चौथा पेपर के लिए मैं 5 घंटा अलग कर दिया था। बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसको एक एक सप्ताह करके मैं कंप्लीट करता था, तो ऐसे मैनेज हुआ था मेरा। आप इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं, जैसे फैक्चुअल चीजें हैं वो भूलने वाली होती हैं। जैसे आपको अगर बोला कि केश काल की विशेषता बताइए तो आप बता देंगे, 4 विशेषता तो आपको हमेशा याद रहेगी, फूलों की घाटी है, 12 मोड़ है, सर बताते ही हैं उसमें, तो वो सब चीजें आपको याद करने की जरूरत। लेकिन जो फैक्चुअल है, जैसे बोलेंगे कि जाजलदेव की उपलब्धियां बताइए, तो कहाँ से सिक्के मिले, कहाँ से उनका विजय अभियान था, तो ये कुछ एक चीजें भूलने लायक हो जाती हैं, तो उसको आप रिवीजन कीजिए। और जो कॉन्सेप्चुअल चीजें, वो कॉन्सेप्ट आपके मन पे रहेगा, आप कॉन्फिडेंस रखिए उस पर, वो आप बिल्कुल उसके बाद फिर वो उस पर दिक्कत नहीं होगा। एक ही बुक को मैं 4-5 टाइप में बांट देता था। एक राउंड में पूरा 100% बुक, फिर उसके बाद फिर देखता था कि इसमें से कौन सा चीज है जो ज्यादा याद है, फिर उसको दूसरे राउंड में छोड़ देता था तो 75% बचा, फिर पढ़ा तो लास्ट में 50%, फिर लास्ट में पेपर के आते आते ऐसा हो जाता था कि 20% ही बुक पढ़ना रहता था, तो एक दिन में पूरा बुक ही कंप्लीट हो जाता था। तो ऐसे आप बहुत सारे चीज रहते हैं जो छोड़ने का रहता है, मतलब जैसे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड नॉर्मल डाटा है तो वो आपको याद होगा, तो आप उसको पढ़ो ही मत, लास्ट में ऐसे ऐसे चीजों को टिक करके आप रख सकते हैं या उसका नोट्स बना सकते हैं जो लास्ट में ही पढ़ने का हो, तो फिर आप पूरा बुक कंप्लीट कर लेंगे। जैसे प्रीलिम्स में मैं लास्ट में छत्तीसगढ़ ही पढ़ता हूँ 2 दिन, तो वो एक दिन में ही कंप्लीट हो जाता है। और इकोनॉमिक सर्वे, बजट और करंट अफेयर्स, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मतलब इसका है, और जो इंडियन साइड का है वो एवरेज मतलब उसको 6-7 दिन में कंप्लीट करना है, ऐसा रहता था, तो आप उसको कम करते जाइए, लास्ट में बहुत कम हो जाता है फिर वो। हेलो सर, हेलो मैम, गुड इवनिंग एंड कांग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू। मेरा डाउट था करंट अफेयर रिलेटेड, लाइक करंट अफेयर इज द मोस्ट डायनामिक पार्ट, तो छत्तीसगढ़ लेवल पे एंड इंडिया लेवल पे बोर्ड कवर करना, मतलब कवर करने के लिए क्या करना चाहिए? सेपरेट नोट्स बनाने चाहिए या फिर एनी मैगजीन, एनी न्यूज़पेपर? और दूसरा ये था कि सीजीपीएससी के लिए करंट अफेयर में फैक्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट कि उनका बैकग्राउंड देखना भी इम्पोर्टेंट है? देखिए, करंट अफेयर तो सबसे अच्छा जो आपका मतलब वो बोल सकते हैं साधन या फिर उसका एक सोर्स बोल सकते हैं, न्यूज़पेपर है। क्योंकि न्यूज़पेपर आप जब साल भर पढ़े रहते हैं ना, तो वो आपके माइंड में रहता है। जैसे अभी अटल टनल वगैरह पे पूछा गया था पिछले बार, अभी 23 में क्वेश्चन 2023 में, तो वो कहीं ना कहीं पढ़े रहेंगे ना आप, तो याद रहती है आपको। तो न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना। और जब 1-8 महीने पहले हम छोड़ देते हैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना थोड़ा सा, क्योंकि 1-8 महीने पहले पेपर अगर छप गया ऐसा कुछ रहता है, तो फिर मैगजीन आती है मार्केट में, जैसे बहुत सारी मैगजीन रहती है, तो उसको भी पढ़ सकते हैं। और जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसका तो थोड़ा बहुत नोट्स बनाते ही रहते हैं, तो उसमें आप कुछ कुछ मैटर ऐसे लिखे रहते हैं, 4-5 पॉइंट में लिखे रहते हैं, तो वो आपका काम आएगा, एक वो बन जाएगा कॉपी आपकी। फिर लास्ट में उसको पलटाते हैं, जैसे मेन जो करंट अफेयर रहते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हो, इंडिया से हो या तो इंटरनेशनल हो, तो आपका एक नोट्स बन जाता है, धीरे धीरे क्वेश्चंस का वो करके एक बंच बन जाता है, तो आपके लिए वो बेनिफिट देगा। और इतने सारे जैसे मार्केट में मैगजीन भी रहती हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जो लास्ट में निकालते हैं ना कि एक पूरे साल का रहता है, वो भी आपको बेनिफिट देगा। और फिर मैनेज दोनों को करके रहिए कि अपडेट होते रहिए। और जो आपने पूछा कि फैक्चुअल पढ़ना है कॉन्सेप्चुअल, तो देखिए प्री के लिए तो फैक्चुअल जरूरी है, लेकिन मेंस में कई बार होता क्या है कि आपको कॉन्सेप्चुअल पूछ दिया जाता है, जैसे कि इस पे ई व्हीकल पे पूछा गया था क्वेश्चन अभी, तो आप उसके बारे में जब रोज न्यूज में रहता है वो चीजें, अभी जो चल रहा है पर्यावरण पे रहता है, यहाँ COP26 COP29 या जो भी मतलब हुआ होगा, तो वो आप एक बार पढ़े रहेंगे। कई बार होता क्या है, अभी जो चल रहा है ट्रेंड, उसमें करंट से पूछ देते हैं क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मेंस में दिख सकता है, क्योंकि वो एनवायरमेंट वाला पार्ट हमारे पे अप्लाइड साइंस है पेपर 4 में यूनिट 3, तो वो क्वेश्चन आपको काम ही आएगा कि इतना सारा अगर उसके बारे में आप COP29 के बारे में जान रहे हैं, तो वो आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं, तो वहां पे आपका कॉन्सेप्चुअल याद आएगा, तब काम आएगा। और अभी फैक्चुअल तो प्री के लिए है ही, तो आप दोनों के बारे में पढ़िए। अब क्योंकि पैटर्न भी चेंज हो रहा है मीन्स का, तो आपको जरूरी है कि कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आए उसमें, है ना। ठीक है, थैंक यू। इस पे मैं एक एड ऑन करना चाहूंगी। जैसे आजकल प्रीलिम्स में क्या हो रहा है, अगर कोई चीज करंट में है, ठीक है, तो उसको वो उठा करके उसका बेसिक पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल
होयसल जो मंदिर है उसको यूनेस्को साइट में किया गया था, है ना। तो फिर उसको लेकर के वो क्या पूछ दी है, बेसर वैली। तो ये इस प्रकार की चीजें हैं, मतलब कोई भी चीज अगर करंट में चल रही है तो उसका बेसिक आपको पढ़ लेना है। और आपका एक क्वेश्चन ये भी था कि फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बैकग्राउंड, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। छत्तीसगढ़ में तो जनरली ऐसा है कि टू द पॉइंट रहता है कि प्रथम राज्यपाल कौन है तो ये है, ऐसा कौन है तो ये है ना। बट कुछ कुछ सब्जेक्ट है, जैसे अगर एलिनो लानीना, है ना, ये सब वाली जो कॉन्सेप्ट हो गए, या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड तो देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। जैसे इंडियन हिस्ट्री में अगर हम देखें तो आपको कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे सांप्रदायिक पंचाट वाली एक बात आती है ना। तो उसका बैकग्राउंड आपको जब पता रहेगा तो उसकी जो फैक्ट है वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, और आप डायरेक्ट उसका फैक्ट याद करने बैठेंगे कि 1932 में हुआ है, तो आपको फिर ना दिक्कत होगा याद करने में। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेंगे तो फैक्ट जो है वो ऑटोमेटिक याद होंगे, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। आप चारों को कांग्रेचुलेशन। मैम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो ना मेरे को एक प्रेशर हो रहा है कि मैं क्या चीज पढूं क्या चीज छोड़ूं। पीवाईक्यू भी देख रही हूँ, एनालिसिस कर पा रही हूँ, बट ना वो मेरे को अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो मैं उसके लिए क्या करूँ? देखिए, पहला अटेम्प्ट है तो डर तो लगता है, मेरे को भी लगा था। और एक ये भी था, मतलब मान के रखना है कि पहला अटेम्प्ट है, पहले अटेम्प्ट में ही हमको एक हाइप जो बन के रखी रहती कि पहले अटेम्प्ट में ही हमको निकालना है। सबका ऐसी रहता है, जब हम कॉलेज से आए रहते हैं तो एक ऐसा रहता है कि हमको सब आता है और हमें पहले ही अटेम्प्ट में निकालना है। और तो ये चीजें ना प्रेशर को लेके मत पढ़िए, क्योंकि आप ना सीजीपीएससी का जो सिलेबस है वो ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन 4 दिन में, जैसे हम 10th 12th में पढ़ के 4 बुक 5 बुक पढ़ के टॉप कर लिए या इतने % ले आए, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको धीरे धीरे पढ़ते जाना है और प्रेशर कम रखिए, क्योंकि पहला टाइम में ऐसा रहता है क्या आएगा कैसे आएगा, वहां पे मैं कैसे हैंडल करूंगी, क्वेश्चन को कितना अटेम्प्ट करना है, मेरे से माइनस कितना होगा, सेफ जोन क्या है, ये सब चलते रहता है। तो एक तो पहली चीज है कि सबकी बातों को अभी आप छोड़िए, मतलब कौन क्या बोल रहा है, पहला अटेम्प्ट निकाल ले, ये सब रहता है ना, तो वो सब आपको नहीं सोच रहे हैं। आपको जितना आप पढ़ पाए हैं यहाँ से, प्री का मेंस का जो भी आपको रहा होगा, अभी तो प्री पे ध्यान दीजिए, रिवीजन करिए, जितना हो सके रिवीजन करिए, क्योंकि वहां पे आपको वही काम आएगा। और पहला ही अटेम्प्ट निकालना है, एक जो मन में रहता है ना धारणा, उसको आप थोड़ा सा हटाइए और एकदम रिलैक्स रहिए, रिलैक्स होके पेपर दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ। तो आप अपना बेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए और एकदम जो चिल होके पेपर देना है ना, वैसा कि मेरे को ठीक है मेरे पास है, मैं अपना बेस्ट करूंगी, होना नहीं होना वो बात की बात है, बस यही बोलूंगी आपको, है ना। और ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। हेलो सर एंड मैम। जैसे आप मैम बताएं वैसा तो करना ही है, बाकी कितना अटेम्प्ट करना है क्या है, ऐसा है मेरा कि 100% आपको जो पता है वो तो आप मार लिए पहले राउंड में, उसके बाद जो 50% वाले हैं डबल डाउट पूरा अटेम्प्ट कर दीजिए, चाहे आपको लास्ट में 40 बने या 80 बने। 40 बन रहे हैं मतलब 70 नंबर कट अप जाएगा, आप अगर ईमानदारी से पढ़े हैं तो 80 बन रहा है इसका मतलब 130 नंबर कट अप जाएगा, आप अगर ईमानदारी से पढ़े हैं तो बस आप जाओ और 100% वाले और डबल डाउट को मार के आओ। फिर उसके बाद ये नहीं सोचने का कोई इसमें जरूरत ही नहीं कि मैं क्या बनाऊं कैसे बनाऊं, बस आप पढ़े हैं जाओ और उतना बना के आओ, फिर वो निकल ही जाता है। ऐसा मेरा मतलब 5 अटेम्प्ट हुआ है मेरा, पहला अटेम्प्ट में मेरा भी प्री क्लियर हुआ था, तो मेरा ऐसे ही रहा है शुरू से। मैं मतलब ये नहीं काउंट करता हूँ कि कितना बनाना है, ये सोच के पहले से नहीं जाता, पहले पूरा 100%, उसके बाद डबल डाउट, फिर लास्ट में देखता हूँ कि वो 90 हुआ तब भी ठीक, इसका मतलब ज्यादा जा रहा है। और फिर जैसे 21 PSC में मैं 55 ही बनाया था, और जैसे पिछले बार मैं 85 बनाया था, तो ऐसा है कि 55 बनाया है तब भी वो निकलेगा क्योंकि वो हार्ड है, वो सबके लिए रहेगा, और 85 बनाए हैं मतलब वो आसान है। तो बस जाओ और डबल डाउट को छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसमें लाभ भी हुआ है। 18 प्रश्न भी आपके डबल डाउट हैं और उसमें 12 भी गलत हो रहे हैं, वैसे तो 9 गलत होना चाहिए जैसे डबल डाउट है, तो 12 गलत का आपका 8 नंबर माइनस हुआ और 6 गलत का 6 सही का आपको 12 मिला, तो उसमें फिर आप फिर भी 4 नंबर प्लस में हैं, तो इस कारण आप पूरा डबल डाउट को मार के आ सकते। हेलो सर एंड मैम।
बहुत बहुत बधाइयाँ इतनी लंबे संघर्षों के बाद यहाँ तक पहुँचे। तो मेरा क्वेश्चन यही था मैम कि 4 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट ऐसे आपके रहे, तो इसमें जो फेलियर आपने फेस किया, तो इसे मतलब जब फेलियर के बाद था कि गिव अप करना है एंड फिर से लेट्स ट्राई अगेन वाला जो फेस था, वो क्या चीज थी जो आपको अब तक मोटिवेट करके रखा हुआ था? तो मैं आप चारों की जर्नी जानना चाहूंगी। ऐसा है कि जो जो आपके साथ होने वाला है, जो पोस्ट आप मिलने वाला है आपको फ्यूचर में, उसके लिए आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए कि आप वो डिजर्व करते हैं। जैसे पिछली बार मेरा नहीं हुआ, तो काफी मेरे सारे दोस्तों का हुआ, मेरा नहीं हुआ, तो ये लगता था कि यार सारे लोगों का हो गया, सबका हो गया, वो जितना पढ़ते थे, वो जितना जानते हैं, उतना मैं भी जानता हूँ। तो एक कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ, मैं ये डिजर्व नहीं करता, मैं और बेहतर डिजर्व करता हूँ। आप अपने आप को रोक के रखिए, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। और सीजीपीएससी का साइकिल ऐसा है ना कि आपका जैसे इनकेस की हमारे कुछ दोस्तों का इस बार नहीं हुआ सीजीपीएससी, तो अब उनको 2 महीने प्री पढ़ना है, फिर ऑटोमेटिक आप उस साइकिल में चले जाएंगे। तो फिर मेंस के बाद आपको याद नहीं आने वाला कि आपने प्री का आपका क्या हुआ था, जो भी था। तो कुछ एक समय के लिए बस आप अपने आप को खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए कि आप डिजर्व करते हैं वो चीजें, और पेशेंसली आप पेपर दीजिए और फिर बने रहिए उस पर, निश्चित तौर पे होगा फिर वो। मेरा ऐसा है कि जैसे पहले अटेम्प्ट में मतलब पोस्ट नहीं मिला, सेकंड में फिर उसके बाद प्री क्लियर नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में 5 नंबर से इंटरव्यू के लिए रह गया और चौथे अटेम्प्ट में 327 रैंक रहा। मतलब मोटिवेट मेरे को ये करता था कि आर्थिक दिक्कत जो थी मेरे पास, मतलब सबसे बड़ा चीज मोटिवेशन का कभी ये रहता है कि जिसके पास ऑप्शन न रहे। मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि 28 तारीख को अभी जैसे रिजल्ट आया, तो उस दिन भी मेरे मम्मी पापा खेत गए थे। मैंने उनको बोला भी कि आज रिजल्ट का देख लो, फिर उसके बाद देखते हैं जो भी होता है। तो मेरा ऐसे था कि उनके लिए मेरे को कुछ करना ही है। तो इस कारण मैं मतलब अच्छा करने का सोचा ही था। वही जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास ऑप्शन आप रखते हैं ना बहुत ज्यादा, तो फिर आप फेल होते हैं, तो फिर आप गिव अप कर देते हैं और फिर आप जो ऑप्शन सोचे हैं उस तरफ जाते हैं। तो आप अगर एक लक्ष्य रख के चलते हैं, जैसे मैं स्टार्टिंग से ही 2016-17 में जैसे स्टार्टिंग में नहीं सोचा था, उसके बाद जब से सोचा हूं तब से डीसी एकमात्र मेरा लक्ष्य रहा है। तो फिर मैं असफल जरूर हुआ, लेकिन मेरा जो गोल है वो मैं अचीव करूंगा, ऐसा है मेरा। इस कारण मैंने मतलब छोड़ा ही नहीं है। देखिए, जो आप यहाँ पढ़ने आई हैं, तो सबसे ज्यादा कहें हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें एक पोजीशन पे देखना चाहते हैं, इसलिए वो हमें यहाँ भेजे हैं। आप भी एक गोल लेके आई होंगी कि मेरे को ये बनना है। यहाँ पे जो हम लोग आज बैठे हैं, आपको भी यहाँ बनना है, तो वो सबसे ज्यादा मोटिवेट वही चीजें करती है। दूसरी चीज ये है कि जो हमारे टीचर्स हैं, उनसे जो हमको मिलती जाती है जैसे चीजें, अगर हम में कुछ कमियां भी हैं तो वो हमें पूरा गाइड करेंगे। और एक जो रहता है ना कि हमें कुछ करना है, एक बेहतर करना है। ठीक है कि टीचर सब में रिस्पेक्ट है, लेकिन ये जो सीजीपीएससी की जो पोस्ट है वो काफी ज्यादा प्रतिष्ठित है, जैसे समाज में, अपने आप के लिए। तो एक जो गोल आप सेट किए हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करता है। और सेल्फ मोटिवेशन ज्यादा जरूरी कि आप क्यों आए हैं यहाँ पे, लोगों को देख के नहीं आए हैं, अपने लिए आए हैं, अपने पेरेंट्स के लिए आए हैं, आप एक समाज में एक आइकॉन बनना चाहते हैं कि लोग मेरे से प्रेरित हो, तो वो काफी मोटिवेट करेगा। और अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हैं, मान लो पहला ही है, हम लोग को भी लगा था कि पहला में ही क्लियर करना है, बाई चांस अगर कभी हुआ भी नहीं या किसी भी कारणवश कुछ कमियां रह गई, तो उन कमियों को देखते रहिए कि किन कारण से मेरा इस पेपर में रुका है। सर लोग से कंसर्न करिए कि सर मेरे को इस चीज में दिक्कत हो रहा है, तो मैं इसे कैसे और करूं, है ना। तो उस चीज को सुधार करके आप यहाँ तक पहुंचेंगे। तो वो कमियों को देखते रहे कि किस कारण से आप रुक रहे हैं पेपर में। और फिर चीजें ये है कि एक मोटिवेशन तो सेल्फ रहना ही चाहिए, मैं बोलूंगी, क्योंकि हम लोग शायद आप लोग को यही क्लास में बस मोटिवेट कर पाए या थोड़े दूर जाते तक, लेकिन जब आप सेल्फ मोटिवेट होंगी ना, तो आपको एक एक सेकंड आपका लगेगा कि मैं वेस्ट कर रही हूँ, मुझको पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर से, अपने समाज के लिए, एक लड़की होने के नाते आपको जो करना है वो आपको इतना मोटिवेट करेगा कि आप जल्दी मतलब उस चीज को पा सकेंगे। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है ना। थैंक यू। असफलता पर मैं कुछ पंक्ति आप लोगों के सामने कहना चाहूंगी। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शुल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो।
तो ये जो जर्नी है हमारी CGPSC की, वो काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन से भरी पड़ी रहेगी। जब फर्स्ट अटेम्प्ट आप देंगे और आप अपना 100% देते हैं ना हर स्टेज में, आपको लगेगा कि आज मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा, और जब रिजल्ट में आपका नाम नहीं रहता, आपका रोल नंबर नहीं रहता, ये बहुत ही ज्यादा मतलब पेनफुल होता है। ठीक है, तो ये सबके साथ होता है, हम सबने ये चीज को फेस किया है। आप भी अगर ईश्वर की कृपा रहेगी तो आप प्रथम प्रयास, द्वितीय प्रयास, तृतीय प्रयास में हो जाएगा आप सभी का। पर वही है कि आपको डटे रहना है। आपने इस जर्नी को जब स्टार्ट की होगी तो कुछ चीजें होंगी जो आपको यहाँ तक लेके आई होंगी। जैसे सर ने कहा कि फाइनेंशियल इश्यूज है, या किसी के घर से दबाव है, किसी को विवाह का दबाव है। मैंने शुरू से जब देखा, मैं एक ग्रामीण अंचल से बिलोंग करती हूँ। वहां पे जब मैं 12th से निकली हूँ, मैंने गवर्नमेंट स्कूल से अपनी जो स्कूलिंग है वो करी है। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं पढ़ा करती थी, मैंने देखा कि कोई 12वीं के बाद, कोई ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम मैं कह रही हूँ ग्रेजुएशन, इसके बाद उन सभी ने विवाह कर ली है। और अभी जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो बिल्कुल एकदम निरुद्देश्य जो होता है ना, कि उनके पास कोई गोल नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये चीजें मुझे काफी ज्यादा आहत करती थी कि ऐसा क्यों है। तो यही बदलाव जो है वो मैं हमेशा से चाहती थी कि यही बदलाव मुझे बनना है, कि लोग, खास करके बेटियां, वो अपने अधिकारों के प्रति और अपने अवसरों के प्रति सजग हों। तो इसी चीज के लिए मैंने इस चीज को प्रारंभ किया, और ईश्वर की कृपा रही तो पहला पद मुझे डिप्टी कलेक्टर मिल गया है। और आप सभी से भी यही निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल अपने ड्रीम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहें और उसे प्राप्त करें। आपको बदलाव बनना होगा समाज में, लड़कियों के लिए, और बॉयज का तो है कि उनको भी रहता है दबाव, मैं मानती हूँ, पर लड़कियों को जिस प्रकार सॉरी लड़कों को भी रहता है, लेकिन लड़कियों को जैसे हम जान रहे हैं कि जिस प्रकार की हिंसाएं जो होती है आजकल, हमें अपने लिए करना होगा, ये आपको रखना है। अपने लिए, अपने सराउंडिंग के लिए, अपने जो भावी पीढ़ियां आ रही है उनके लिए हमें करना होगा। यही है। थैंक यू मैम। एक और क्वेश्चन। एक चीज है असफल जैसे आप होते हैं, आसपास में हमेशा ऐसे लोगों को आप रखिए, 2-3 कम से कम। जब भी आप असफल होते हैं तो ये लोग आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे, क्योंकि आप अकेले रहेंगे तो बहुत चांस है कि आप टूट सकते हैं। बहुत कम लोग ही ऐसे हैं कि अकेले रह के भी बने रहेंगे कंपटीशन में, लेकिन आसपास में ऐसे लोग रखिए। मेरे आसपास ऐसे लोग थे, जैसे हमारे ही मित्र है प्रशांत भैया है, जैसे मैं 2021-22 में भी मेरा नहीं हुआ, उनका हुआ था, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। और भी 1-2 दोस्त हैं, मतलब मेरी मतलब 22 और 21 इस बार तो खैर हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड का बहुत योगदान रहा है उसमें। तो चाहे मैं असफल हूं या सफल, वो हमेशा से मेरे साथ रही है, चाहे आर्थिक दिक्कत रहे या मानसिक जैसे दबाव रहा मेरे को, हमेशा वो मेरे साथ ही रही है। गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड सर एंड मैम, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा एक क्वेश्चन था, आप सभी ने ड्यूरिंग प्रिपरेशन मतलब बुक कौन सा फॉलो किया था? मतलब हमारा जो कोचिंग का जो बुक है सारे सब्जेक्ट हैं छत्तीसगढ़ के लिए, या फिर अदर सोर्स भी आप लोगों ने ऐड किया था कुछ? प्रीलिम्स के लिए जैसा है कि मुस्कान पब्लिकेशंस की जो बुक है वो सफिशिएंट है। और अगर आपको कुछ लगता है कि जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है 2021-22 का पीएससी खास, पिछले बार के लिए तो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन 21-22 का जो था उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत जैसे हैं संविधान के लिए, तो फॉलो कीजिए, उससे बाहर नहीं जाने वाला क्वेश्चन। और उसके बाद जैसे पंचायती राज है तो दीक्षित सर की बुक है, वो काफी बेहतर बुक है उसके लिए। और हिस्ट्री में भी जो मुस्कान पब्लिकेशंस की सारी बुक है। और स्टैंडर्ड बुक जैसे आपको देखना है कि एनसीईआरटी आप फॉलो कर सकते हैं, पिछले साल से जो काफी डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे तो आप वो सब देख सकते हैं। और स्टैंडर्ड बुक इन केस कहा जाए कि जैसे मेंस के लिए कुछ एक कॉन्सेप्ट रहते हैं तो आप उसमें लाल एंड लाल की बुक है तो उस तरह से स्टैंडर्ड फॉलो, लेकिन जनरली आप लोकल पब्लिकेशंस की बुक भी फॉलो करेंगे तो उससे मोर देन इनफ हो जाता है। करंट आप उसमें ऐड कीजिए, डेटा ऐड कीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण का सहारा लीजिए, उससे फिर
इनफ हो जाता है। और एकदम कुछ एक टॉपिक है जो जहां से क्वेश्चन, जैसे आरबीआई है, मेंस में काफी क्वेश्चन आते हैं आरबीआई से, तो आप उससे कर लीजिए। बैंकिंग सिस्टम है, उसके पूरा आप इकोनॉमी, आपको पूरा लाले लाल से पढ़ने की जरूरत नहीं, आप उससे पढ़ लीजिए, उससे भी हो जाएगा। गुड इवनिंग मैम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाता हूँ, फिर हड़बड़ा आ जाता हूँ। अभी मेंस देने गया था तो क्वेश्चन मेरे से छूट जा रहा था, पता नहीं चल रहा था मेरे को, शॉर्ट नोट्स बनाते नहीं पड़ रहा है और भूल जा रहा हूँ मैं ऐसे। शॉर्ट नोट्स तो दरअसल मैं भी नहीं बनाता हूँ। ऐसा है कि बुक में जैसे जो चीज मेरे को मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए जो मैं उसमें से अलग किए रहता, उसको हाईलाइट कर देता हूँ, और लास्ट में जब मैं पढ़ता हूँ तो अपने आप को संयम रखते हुए केवल वो जो हाईलाइट रहता है उसी को ही पढ़ता हूँ मैं। तो वो शॉर्ट नोट्स के बराबर ही हो जाता है, क्योंकि उस पेज में केवल उसी को ही मैं पढ़ रहा हूँ, तो शॉर्ट नोट्स ही हो जाता है फिर मेरा। गुड इवनिंग मैम एंड गुड इवनिंग सर। सर एसे राइटिंग के लिए बेसिक स्किल्स क्या है? आप सब जब स्टार्टिंग में एसे राइटिंग करना शुरू किए तो किस प्रकार से उसको हैंडल किया? देखिए कि एसे का ये है कि आप तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जिसमें आर्टिकल आता है संपादकीय जैसे, तो आपको एक टॉपिक पता चलते जाता है ना, तो उसमें आप जो साल भर, अगर आपको 2024 का प्री देना है या सीजीपीएससी का जो पेपर देना है, तो जो साल भर टॉपिक रहा, जैसे यूसीसी अभी भी इम्पोर्टेंट है, हम लोग के टाइम जैसे आया था 2023 में एक देश एक चुनाव था, और जैसे छत्तीसगढ़ का जो विकसित छत्तीसगढ़ है, ये सब टॉपिक बजट में भी था और ये साल भर हाईलाइट रहा है। तो कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं कि न्यूज़पेपर में लगातार बने रहते हैं, तो आप उसको लेते जाइए, बनाते जाइए, उसका नोट्स प्रिपेयर करते जाइए, भले ही वो ज्यादा शब्दों में रहे, जैसे 750 का है तो आप 1000-2000 में भी बना सकते हैं, लास्ट में फिर उसको एक समरी जैसा करके आप वहां लिख सकते हैं। तो जो करंट के टॉपिक रहे हैं साल भर, जैसे एनवायरमेंट पे भी होगा, जलवायु परिवर्तन हमेशा से हाईलाइट रहा है, तो ये सब टॉपिक पे आप जो न्यूज आर्टिकल आते हैं उस पर लगातार मतलब उसके नोट्स बनाते रहिए, तो एक ऐसे का ना बहुत सारा टॉपिक बन जाता है। और लास्ट में ऐसा है कि ओवरऑल साल भर का देखेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ से भी अलग टॉपिक मिलेंगे और इंडिया के भी मिलते हैं और इंटरनेशनल, तो ये पूरे टॉपिक आपको 4 ही आएंगे, तो उसमें 10 या 12 टॉपिक मिलेंगे, तो उसी बीच में से आते हैं। और एक आध जो अलग टॉपिक अगर आए ऐसे में, तो हम लोग जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उसमें से भी काफी बेनिफिट मिलता है। जो हम लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं ना, तो सातों पेपर में इंटरनेशनल भी हो गया और आपका जो अप्लाइड वगैरह है, तो वो सब टॉपिक आपका कवर होते जाएगा। तो आपको एक आध ऐसे मिलेगा जो आपने नहीं पढ़ा लेकिन आप बना लेंगे वहां पे। तो न्यूज़पेपर का पढ़ते रहिए, जो टॉपिक हाईलाइट है उसको लगातार देखते रहिए, है ना। आप सभी को मेरा सादर अभिवादन और आपकी सफलताओं के लिए आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं, बधाइयां। और ये जो आपकी सफलताएं हैं ये सिर्फ आपकी ही नहीं, ये हमारे सबके लिए एक जुनून और कहा जाए कि एक प्रेरणादायक सफलता है। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने बताया कि मतलब आप जो है 2 बार 3 बार अटेम्प्ट दिए, 4 बार अटेम्प्ट दिए, तो उसमें आपने ऐसी कौन सी गलतियां की और कौन सी कमियां रह गई और आपने उसमें क्या सुधार किया है? आप सबसे क्वेश्चन है चारों से, तो आपने क्या उसमें सुधार किया? वैसे भी कहा जाता है कि लोग जितनी सफलताओं से नहीं सीखते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। और अब्दुल कलाम जी का एक वाक्य भी है कि उन्होंने कहा है कि आप सफलताओं को सिर्फ सामने से देखेंगे या फिर उनसे मतलब सामने से देखेंगे, है ना, तो उसमें सिर्फ आपको वो चीज दिखाई देगी कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन आप असफलताओं से सीखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देंगी और ज्यादा सीख मिलेगा कि आपको क्या गलती नहीं करना है। और वैसे भी जो हम लोग का लाइफ होता है उसमें हम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपनी गलतियों से सीख सके, तो मैं चाहती हूँ कि हम आपकी गलतियों से सीखें। धन्यवाद। मैं मेंस का बताना चाहूंगा। पहला अटेम्प्ट जब मैं दिया मेंस में, तो जो थ्योरी पेपर है वो तो मेरा मतलब निर्णीत सर से भी ज्यादा था उसमें नंबर। बाकी फिर पहला जो पेपर है लैंग्वेज का और चौथा पेपर, ये इतना ज्यादा कम था कि मतलब इंटरव्यू कॉल नहीं आया। दूसरे मेंस में भी वही हुआ और लास्ट में मैं अभी तो पहला और दूसरा एसे का पेपर और चौथा पेपर मैथ्स साइंस वाला, इसको ही मैंने स्ट्रॉन्ग किया है, तब जाके सफलता मिली है। तो पहला दूसरा और चौथा ये तीनों पेपर मतलब मैं स्ट्रॉन्ग किया हूँ। जैसा एक क्वेश्चन कुछ देर पहले किसी ने पूछा भी था कि व्यापम हम पढ़ सकते हैं क्या करके, तो आप तब तक रुकिए जब तक वो जरूरी नहीं है। अगर आप रुक सकते हैं तो बिल्कुल रुकिए। आप 1 साल समय दीजिए, 2 साल समय दीजिए, और कोई प्राथमिकताएं अगर आपकी नहीं है
तो आप बिल्कुल समय दीजिए पीएससी को। जैसे मेरे साथ हुआ था कि शुरुआती एक प्रयास मेरा नहीं निकला, तो फिर उसके बाद एसीएफ का पेपर आ गया। एसीएफ का पेपर खिंचते खिंचते बहुत लंबा चला गया, तो वहां मेरी जर्नी फिर डिले हो गई। उसके बाद फिर चौथा पांचवा मैंने जब वो दिया तो मेरा मेंस क्लियर हुआ। पिछले बार मेरा रैंक इंटरव्यू दिया था मैंने, लेकिन तो 247 रैंक था, नहीं हुआ था, और इस बार फाइनली हो गया। तो आप सुधार करते रहिए, सिर्फ लगे रहना काफी नहीं है। मैं ये बात हो सकता है स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, लेकिन लगे रहना काफी नहीं है, सिर्फ आपको सुधार करना पड़ेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, मेंस में कहाँ गलती कर रहे हैं। जैसे आपको पेपर टाइम पे कंप्लीट करना है, और जैसे आपको अपने जैसे मैडम ने भी कहा कि क्वालिटी आपको अपने आंसर्स में डालनी है, कि फैक्ट डालने हैं, कि हाँ आप कोई चीज बोल रहे हैं तो उसका रिपोर्ट के आंकड़े आपको डालने हैं। तो सारी छोटी छोटी चीजों को आप इंप्रूव करते जाइए, और निश्चित तौर पे एक बड़ा परिणाम बन के आपके सामने एक दिन आएंगे। नमस्ते मैम, नमस्ते सर। मेरा क्वेश्चन यह है कि तैयारी के दौरान बहुत सारी समस्याएं आती है, तो उस वक्त हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है, तो उस दौरान मतलब पुनः प्रारंभ करने के लिए कैसे करते थे आप लोग? देखिए कि ये जर्नी ना लंबी होती है, तो जो आप आसपास अपने अच्छे दोस्त जो बनाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप डिमोटिवेट होते हैं या चीजों से हारने लगते हैं, तो आपके दोस्त रहते हैं, आपके परिवार के जो भी पेरेंट्स रहते हैं, मम्मी पापा, टीचर से बात करिए। तो कहीं ना कहीं वो आपको क्या करेंगे, आपको जानते हैं कि आप में क्या कैपेबिलिटी है, तो वो आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। तो अच्छे लोगों के आसपास रहिए इस फेज में, क्योंकि हमारे आसपास काफी निगेटिविटी भी रहती है। लोग बोलेंगे कि आपसे तो हो ही नहीं पाएगा, लेकिन अच्छे लोगों के साथ रहिए तो वो आपको काफी मोटिवेट करेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं यही बोलूंगी कि अच्छे लोगों के साथ जुड़िए, है ना।